सर क्या बोले, मेरे को बोले क्या बोला? अच्छा, तो चलिए मदन जी और सभी के साथ आज फिर से हम लोग एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का रिकॉल बैंक ऑफ क्वेश्चन बड़ौदा। ऑफ रिकॉल क्वेश्चंस ऑफ स्केल 2 to 3 बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जो आपके सामान्य बुद्धिमत्ता से लिए गए हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि एक बैंकर के नाते अगर हायर अथॉरिटी आपसे उम्मीद कर रही है कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए, तो वो है कि आपके अंदर सामान्य बुद्धिमत्ता और जागरूकता होनी चाहिए, है ना। हमारे आसपास क्या घट रहा है उससे आप अवेयर होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, है ना। जैसे सामान्य अगर समाज में 10 लोग खड़े हैं तो अगर उसमें कोई बैंकर है तो देखा जाता है कि वो सबसे ज्यादा अपडेटेड माना जाता है ना। तो आप सभी के लिए मैं एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग बैंकर्स हैं और हमारे साथ बने हुए हैं अपनी बुद्धिमत्ता और स्किल को रोज एक नई धार देने के लिए, रोज डेवलप करने के लिए। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरुआत करते हैं। लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वाधिक मसाले उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? प्रश्न समझ में आया? लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। यस शिवम जी, केरला था बट अब केरला नहीं है। था, एक समय था जब केरला भी था, है ना। बट अभी आपको आंसर जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि क्या मैं सही देख रहा हूं। तो बिल्कुल आप सही देख रहे हैं कि जो लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। Madhya Pradesh is the largest spice producing state in India. India is the most largest producer of spices. India is also the world largest exporter of spices. अच्छा, मुझे बताएंगे केरला के स्पाइसेस में सबसे ज्यादा फेमस जो मसाला है वो कौन सा है? मतलब वहां तो पूरी पहाड़ी का ही नाम उस मसाले के नाम पे रख दिया है। याद है किसी को? नहीं है याद? उसको बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ियां, है ना। कार्डमम हिल्स। कार्डमम मतलब इलायची। वहां पर इलायची, पूरे पहाड़ों पर ही इलायची 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 होती है ना। तो उसका नाम ही रखा हुआ है कार्डमम हिल्स, केरल का। प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। इट्स फॉर्मेशन ऑन विच कमिटी रिकमेंडेशन। जो प्लानिंग कमीशन था पहले, उसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया था। तो ये जो नाम नीति आयोग रखा, ये किसके रिकमेंडेशन से नीति आयोग उसका नाम रखा गया है? किसके रिकमेंडेशन से नीति आयोग नाम रखा है? नीति आयोग was formed via resolution of the Union Cabinet of 1st January 2015। जो नीति आयोग नाम रखा है वो क्या है कि यूनियन कैबिनेट जो थी उसके सर्वसम्मति से वहां से रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं, इसका नाम हमको प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग रखा जाए। तो इसका जो निर्णय है वो 1 जनवरी 2015 में लिया गया था और पूरे के पूरे सर्वसम्मति से पूरे के पूरे बोर्ड ने, जितने भी वहां पर मेंबर थे, उन्होंने इसकी परमिशन जताई और इसी से इसका नाम नीति आयोग हुआ। और नीति आयोग का भी फुल फॉर्म होता है, नीति का फुल फॉर्म होता है ना।
तो जो NITI है उसका फुल फॉर्म है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें। इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज नोन एज नीति आयोग। मजा आया? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन implemented in India under which 5-year plan? Liberalization, globalization, privatization implemented in India under which 5-year plan? किस 5-year प्लान के तहत ये आया था? तो ये 8वें 5-year प्लान के तहत आया था। तो 5-year प्लान क्या है? तो 5-year प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 1951 से। भारत आजाद हुआ 1947 में। 1950 में हमारा संविधान आया और 1951 में फर्स्ट 5-year प्लान आया था। 5-year प्लान का मतलब ये होता है कि जो सरकार है ये तय करती है कि हमको अगले 5 साल में क्या कुछ करना है ना, और जिसमें वो फोकस करती है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स के बारे में, है ना। तो ये होता है 5-year प्लान का मतलब, है ना। समझ में आया? 5-year प्लान क्या होता है? 5-year प्लान वो प्लान होता है जिसमें सरकार ये निर्धारित करती है कि हमको अगले 5 साल में क्या करना है। तो जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आया भारत में, वो 8वें 5-year प्लान के तहत आया। और पहला 5-year प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में। क्लियर? What is the charges on NRI power pack per 10% shortfall in quarterly average balance from stipulated average balance? अब ये बिल्कुल कोर BOB का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चार्जेस ऑन NRI पावर पैक। उनके एक प्रोडक्ट है NRI पावर पैक, उसके बारे में पूछा गया है कि पर 10% शॉर्टफॉर्म फॉल इन QAB फ्रॉम स्टिपुलेटेड एवरेज बैलेंस। तो इसका सही आंसर है 500 प्लस GST, मैक्सिमम ऑफ 2500 रुपीज। मतलब मिनिमम जो चार्ज लगेगा वो कम से कम 500 रुपए प्लस GST रहेगा, और मैक्सिमम जो चार्ज वसूल सकते हैं वो है 2500 रुपए। NABH स्टैंडर्ड फॉर नाब, NABH स्टैंडर्ड फॉर। कहीं भी आपने बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स देखी होंगी जो सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स हैं, और साथ साथ में जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, उनको नाब की भी रेटिंग मिल रही है। और जो जिसकी नाप की रेटिंग अच्छी होती है, माना जाता है कि वो एकदम क्लीनलीनेस में भी अच्छी है, वहां पर इलाज भी अच्छा हो रहा है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड बन गया है ना। तो इसका फुल फॉर्म यहां पर पूछा गया है, नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स, नेशनल एग्रीगेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स is a constituent board of Quality Council of India set up to establish and operate accreditation program for healthcare organizations. क्लियर? तो अब नाप का फुल फॉर्म नहीं भूलना है, उसको याद रखना है कि ये नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। अब देखो नाब आपको हॉस्पिटल्स में तो दिखता ही दिखता है ना। तो शुरू का N मतलब नेशनल हुआ, पीछे का H मतलब हॉस्पिटल हुआ। अब मैक्सिमम क्या होता है बैंकिंग में, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जहां बोर्ड की, मतलब जहां पर बोर्ड हो, है ना। तो B मतलब बोर्ड हुआ। अगली एक शब्द आपको याद रखना है, एग्रीगेशंस। इसके ऑप्शंस में यही एक शब्द, मतलब वैसे तो सारे ही शब्द है जिसको वो कंफ्यूज कर सकता है, पर एक ही शब्द मुझे ऐसा लगता है जो कंफ्यूज करेगा, वो है एग्रीडेशंस। ठीक है, तो याद रखिए नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स।
याद रहेगा नाप का फुल फॉर्म? इंश्योरेंस ऑम्बर्समैन मैक्सिमम लिमिट फॉर कंपनसेशन। जो इंश्योरेंस ऑम्बर्समेंट्स हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या रखी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा में कंपनसेशन के लिए? तो अर्लियर the maximum compensation that ombudsman offices could award to policy holder was capped at rupees 30 lakhs. On November 10, 2023, the finance ministry amended the insurance ombudsman rule to increase the maximum. पहले क्या था, जो मैक्सिमम कंपनसेशन ऑम्बर्समेंट ऑफिस अवार्ड करता था पॉलिसी होल्डर के लिए, वो 30 lakhs है. ऑन November 10, 2023, the finance ministry amended the insurance ombudsman rules to increase the maximum. क्लियर? पहले जो ऑम्बर्समेंट की राशि थी वो 30 लाख रुपए थी. 10 नवंबर 2023 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, इसको बढ़ाकर आप मैक्सिमम लिमिट तक लेके जाएं, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख तक कर दी गई है. क्लियर? फॉरेन ट्रिप रिटर्न कैन ब्रिंग हाउ मच करेंसी व्हाइल रिटर्निंग टू इंडिया इन यूएसडी. अगर कोई फॉरेन ट्रिप से रिटर्न होता है, वापस भारत आता है, तो वो कितने डॉलर अपने साथ लेकर आ सकता है? तुक्का भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो आप लोग लगा सकते हैं कि नहीं? तुक्का लगा के ही बताओ कितने डॉलर आप वहां से लेके आ सकते हो. नहीं है, कोई तुक्का भी नहीं लगा रहा है. तो चलिए यहां पर मैं बता दूं. जी इलेक्ट्रिकल। बिल्कुल, रोशन कुमार जी ने कहा 2000 डॉलर तक. यहां पर आपके लिए अनलिमिटेड डॉलर की छूट दी गई है. कितने डॉलर की? अनलिमिटेड डॉलर की. जितना भर के ला सकते हैं ना उतना ले आइए, जितनी आपकी क्षमता है उतना लेके आ जाइए. कोई भी मैक्सिमम कैप नहीं है, जितना भर के ला सकते हो ले आओ. ठीक है, देयर इज नो कैप, नो सच, मतलब नो कैप. यूपीआई पे नाउ अमाउंट ट्रांसफर लिमिट टू सिंगापुर, ये उनका एक प्रोडक्ट है बीओबी का, यूपीआई पे नाउ. उसके बारे में कहा गया है कि उसकी अमाउंट ट्रांसफर लिमिट क्या है सिंगापुर में. तो इट इज डेली ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ 60,000 in a day, equivalent to around SHD सिंगापुर डॉलर 1000. उसकी इक्विवेलेंट अराउंड कितना होना चाहिए? सिंगापुर डॉलर 1000 फॉर टेकिंग क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस ट्रांजेक्शन थ्रू यूपीआई पे नाउ. BC mandatory to open which settlement account? BC mandatory to open which settlement account? वो क्वेश्चन स्किप कर दीजिए. WMS product for Radiance customer, which instrument under debt segment? WMS product for Radiance customer, which instrument under debt segment? अनिल जी ने आंसर दिया है करंट अकाउंट. इट इज WMS का फुल फॉर्म है सबसे पहले तो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना. MS से तो मैनेजमेंट सिस्टम होते ही होता है मैक्सिमम जगह. यहाँ पर अ वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन that offer visibility into a business entire inventory and manages supply chain fulfillment operation from the distribution center to the store shelf. तो इसका सही आंसर है WMS product for Radiance customer which instrument? These are called the corporate bonds. इनको कहा जाता है corporate bonds.
Radiance customer individually lending relationship with the bank under home loan. होम लोन के अंतर्गत रेडियंस कस्टमर्स के लिए क्या है? तो इट इज 3 करोड़ एंड अबव, 3 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के का अगर कुछ होगा तो ही उनसे रिलेशनशिप करी जाएगी। एज 6 से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आए थे और कुछ क्वेश्चंस थे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से। RBI MPC, each member of the MPC has one vote, and in the event of an equality of votes, देखो प्रश्न समझना है, ऐसे समझिए। RBI MPC, ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है ना। RBI की ये MPC जो होती है वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। उसके हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। क्या होता है? हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। और इन द इवेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, अगर जब कमेटी वोटिंग करती है और कमेटी में अगर वोट्स बराबर हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तब बिल्कुल अनिल जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, RBI गवर्नर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि RBI गवर्नर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी को वोट देगा और उससे कमेटी निर्धारित हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या होता है सीधे सीधे कि जब भी दोनों पक्षों के वोट बराबर हो गए, है ना, और नतीजा कुछ निकल नहीं पाया, तब RBI का गवर्नर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए किसी एक को वोट देगा, जिससे कि कमेटी का निर्धारण होगा। RBI MPC स्टेटमेंट मिनट्स पब्लिश आफ्टर हाउ मेनी डेज। तो जो भी RBI की MPC निर्णय लेगी अपनी कमेटी में, तो उसके जो भी निर्णय होंगे उनको कब पब्लिश किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 14th डे। जब मीटिंग होगी उसके बाद 14th डे को उनके जो भी निर्णय होंगे या कमेटी के जो भी डिस्कशंस होंगे उनको पब्लिश किया जाएगा। GST कलेक्शन मॉनिटरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, तो जो भी GST से कलेक्शन थे उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे गए थे। अच्छा, इससे एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं। ये बताओ, GSTN नंबर तो सबने देखा होगा। GSTN नंबर में कितने, कहना चाहिए कि यूनिट्स होते हैं? यूनिट्स मतलब कितने अंक और वर्ड्स होते हैं, है ना। अगर अंकों और वर्ड्स को मिला दिया जाए तो कितने नंबर की संख्या बनती है? बताएगा कोई? लोकेश कुमार जी ने आंसर दिया है 14, शिवम सूद जी ने आंसर दिया है 15। तो बिल्कुल सही आंसर है शिवम सूद जी आपका, 15 होते हैं, जिसमें बीच में सबसे पहले होता है स्टेट कोड। स्टेट कोड के बाद होता है बीच में पैन नंबर। उसके बाद आपका कंट्री कोड मतलब डिसाइड करता है Z1XC, है ना, 4 अंक और होते हैं उसके बाद। चलिए नेक्स्ट, RBI रिटेल डायरेक्ट कस्टमर हैज परचेज द सिक्योरिटी, it will reflect in under which option of retail direct? So it's under retail direct passbook, gilt statement or holding statement, etc. Number of members, transactions and volume, etc.
factors in a market terminology is? It is trading volume. What is the SHG revolving fund amount? Self-help group revolving fund amount. It is 20,000 to 30,000. बिल्कुल शिवांशु जी बिल्कुल सही आंसर दिया है. 20,000 to 30,000. लोकेश जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है. 20,000 से 30,000. अनिल जी ने भी सही आंसर दिया है. SHG OD of rupees 5,000 is sanctioned. If default, it is covered by CGTMSC. What percentage? अगर SHG को हमने OD दिया है, 5,000 रुपए का सैंक्शन किया है, और अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है तो उसमें CGTMSC का कवरेज क्या रहेगा? कितने परसेंट कवरेज रहेगा? यस अनिल जी बिल्कुल सही. 85%. 85% coverage. What are the 4 cohorts of RBI regulatory sandbox? What are the 4 cohorts of RBI regulatory sandbox? This allow for the field testing or for the benefits and downside of the newest financial advances. The previous 4 cohorts under RS were retail payments, cross-border payments, lending to MSME, and financial fraud prevention and mitigation. पहला है रिटेल पेमेंट, दूसरा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, तीसरा है लेंडिंग टू एमएसएमई, और चौथा है फाइनेंशियल फ्रॉड prevention and mitigations are the 4 cohorts of RBI regulatory. Staff can take a loan under which all public scheme of the bank. Staff can take loan under which all public scheme of the bank. यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे, उन ऑप्शंस में से चूज करना था. तो जितने भी ऑप्शन दिए गए होंगे वो सारे के सारे सही थे. ऑल द अबव. A retired individual for more than 55 years of age but below 60 years of age will now time to invest retirement benefit in the senior citizen savings scheme to be opened within what tenure after receiving retirement benefits. कोई एक व्यक्ति है जो रिटायर हुआ है, जिसकी उम्र 55 साल से ज्यादा है और 60 साल से कम है. ठीक है. 3 month 3 month 3 month सभी लोग आंसर दे रहे हैं 3 month. Will now time to invest retirement benefit in the SCSS to be opened within what tenure after retirement benefits. In context of MSME, what is the full form of ECAI?
यस, मेरा माइक ऑफ था और मैं बोलता रहा, मुझे एकदम ध्यान नहीं आया। इट इज, जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 30 लाख है, और रिवाइज करके इसको 3 मंथ कर दिया गया है, तो ये 1 मंथ की जगह पर 3 मंथ है। In the context of MSME, what is the full form of ECAI? What is the full form of ECAI? It is External Credit Assessment Institution. External Credit Assessment Institution. Next, India's first gold plan. India's first gold plan. उस गोल्ड प्लान में बताना है कि मिनिमम प्रीमियम कितना है और उसका टेन्योर कितना है। मिनिमम प्रीमियम एंड टेन्योर। तो मिनिमम प्रीमियम जो है 50,000 रुपए है और टेन्योर 5 years। इंडियाज फर्स्ट गोल्ड प्लान, मिनिमम प्रीमियम इट इज 50,000 एंड टेन्योर इज 5 years। डिजिटल ऑटो लोन आफ्टर सबमिशन ऑफ, यस इट इज अ बीओबी स्कीम। ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशल फॉर बीओबी स्कीम से रिलेटेड है। डिजिटल ऑटो लोन आफ्टर सबमिशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आरसी बुक, रिलीज ऑफ व्हीकल विद इन। डिजिटल ऑटो लोन में, डिजिटल ऑटो लोन में, डिजिटल ऑटो लोन में आप जब भी अपनी सर्टिफाइड आरसी कॉपी सबमिट करते हैं तो व्हीकल कब रिलीज हो जाता है? इट इज रिलीज इन 7 days। बड़ौदा प्रीमियम एनआरआई अकाउंट एफएफडी, इट्स अ प्रीमियम क्वेश्चन ऑफ एनआरआई अकाउंट। बड़ौदा प्रीमियम एनआरआई अकाउंट एफएफडी, इट्स 60,000। CRR, CRAR of scheduled commercial bank at record high of, CRAR of scheduled commercial bank at record height of 17.24%। 17.24%। UPI transactions currently contributing what percentage of total retail transaction in India? जितने भी रिटेल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसमें यूपीआई ट्रांजेक्शन्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहा है भारत में? इट इज 75%। इट इज 75%। ग्रीन इनिशिएटिव ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ग्रीन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो क्या है? इट इज बड़ौदा अर्थ। बाधाएं ऐसी डरावनी चीजें हैं जो लक्ष्य से आंखें हटने पर भी आपको दिखती हैं। बाधाएं ऐसी डरावनी चीजें हैं जो लक्ष्य से आंखें हटने पर आपको दिखाई देती हैं। तो इसका सार यही है कि अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल आंखें गड़ा के देखते रहेंगे और आसपास का आपको कुछ नजर नहीं आएगा तो बाधाएं भी आपको नजर नहीं आएंगी। द एग्जाम्पल इज 12th फेल आईपीएस मनोज शर्मा। कितनी भी बाधाएं आई, अपने लक्ष्य के अलावा उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो आज की क्लास को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट।